तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर श्री गणेश होता है विद द टर्म कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू। क्लास फिफ्थ में सबने मैथ्स जरूर पढ़ी होगी, उसके पहले भी पढ़ी होगी, और टीचर ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया होगा, और हर टीचर ने प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया होगा बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इज दैट क्लियर? कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी रेवेन्यू के ढेर सारे मीनिंग्स होते हैं, बट प्राइमरी मीनिंग जिससे आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज नथिंग बट मैथमेटिक्स का चिल्ड्रन सेलिंग प्राइस। तो मैथमेटिक्स का सेलिंग प्राइस अकाउंटेंसी में क्या बन जाता है चिल्ड्रन? रेवेन्यू। गॉट इट क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मिस्टर एक्स इज अ बिजनेसमैन। इसने गुड्स खरीदे जिनकी कॉस्ट थी 20,000, और इन गुड्स को इन्होंने बेच दिया एट अ प्राइस ऑफ ₹25,000। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 20,000 का सामान 25,000 में बिक गया बच्चों, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 5,000। इतना समझ में आ गया? इस कॉन्टेक्स्ट में आप सेलिंग प्राइस को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। एग्जाम्पल अभी खत्म नहीं हुआ, एग्जाम्पल बहुत ब्रॉड है। मिस्टर एक्स ने अपनी बिल्डिंग का एक फ्लोर लेट आउट किया था। आई होप सो सब लोग लेट आउट का मतलब जानते हैं क्या होता है। लेट द फ्लोर बी आउट। हनुमान जी को बुलवाया, बिल्डिंग आधी अलग करवा दी है? नो, रेंट पे दे दिया, किराए पे दे दिया, और इन्हें रेंट रिसीव हुआ है ₹2 लाख एनुअली। कितना चिल्ड्रन? 1 लाख रुपए इनको, सॉरी 2 लाख रुपए इनको रेंट मिला। तो बच्चों यहां पे इस रेंट को भी हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। आई रिपीट, रेंट को भी क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। देर आफ्टर इन्होंने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट कराया था, और वो फिक्स डिपॉजिट, आई होप सो सबको पता होगा बैंक में फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। वन टाइम यू इन्वेस्ट द मनी, आफ्टर 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, विद इंटरेस्ट यू गेट योर मनी बैक। अगर ना समझ पा रहे हो तो आप मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दें, मैं अपने नाम पे एक फिक्स डिपॉजिट करा के पैसे रख के 100 साल बाद आपको वापस कर दूंगा। तो उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों, दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू। अब बच्चे कहेंगे सर इतनी आसान सी चीज को आपने इतने टेढ़े तरीके से क्यों सिखाया? क्योंकि आपके अंदर मेरे समझाते समझाते एक क्वेश्चन उठ चुका है। यहां पे रेवेन्यू 25,000 रुपए है। इज दैट क्लियर? वेयर एज प्रॉफिट इस 25,000 के अंदर का एक छोटा सा पार्ट है। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्रॉफिट इस 25,000 के अंदर का एक छोटा सा पार्ट है। तो रेवेन्यू क्या था यहां पे चिल्ड्रन? 25। बट अगर बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ये भी बता दीजिए। चलिए बता देते हैं, 10,000 रुपीज। कितना? तो ये 10,000 रुपए भी आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? रेवेन्यू। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये 10,000 रुपए पूरा का पूरा क्या है बच्चों? रेवेन्यू। 25,000 भी क्या है? रेवेन्यू। रेंट मिला 2 लाख, ये भी क्या है? रेवेन्यू। अब पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आया? सर सेल को जब हम रेवेन्यू बोलते हैं तो उसका एक छोटा सा पार्ट प्रॉफिट बनता है, यस और नो? जब आपको इंटरेस्ट इनकम बैंक से होती है बच्चों, क्या बैंक इसमें से पैसे काट लेता है? मैनेजर क्या कहेगा? जरा 200 रुपए दे दो, चूरमा खाएंगे हम। कैसा होता है? बैंक का चपरासी क्या कहे? 50 हमको दे दो, चूरन खाएंगे जरा। ऐसा होता है? नो। तो रेंट को और इंटरेस्ट को जब आप रेवेन्यू बोलते हैं बच्चों, तो ये एक तरह से पूरी की पूरी आपकी अर्निंग्स है, इसमें कुछ कटता पड़ता नहीं है। वेयर एज जब आप सेलिंग प्राइस को रेवेन्यू बोलते हो बच्चों, क्या है? पूरा प्रॉफिट है। जो हाँ बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि वो विजय माल्या जी के रिश्तेदार हैं। क्या सेलिंग प्राइस रेवेन्यू होता है? एक बार एक बच्चे से मैंने पूछा लोन क्या होता है? सर इनकम। मैंने कहा बेटा पुलिस आएगी तुमको पकड़ने। कह रहा क्यों सर? मैंने, तुम्हारे ताऊ जी का नाम विजय माल्या है ना? मैंने उससे बोला तुम्हारे ताऊ जी विजय? कह रहे सर आपको कैसे पता? मैंने कहा विजय माल्या। किन सर? विजय अग्रवाल। मैंने कहा अच्छा अच्छा, फिर तुम छूट जाओगे। तो सेलिंग प्राइस इज रेवेन्यू, बट इसका एक छोटा सा पोर्शन क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा। रेंट इज रेवेन्यू, और ये पूरा का पूरा क्या है? जुबान को लगाम लगाइए। आप कॉमर्स की क्लास में बैठे हैं, सड़क पे सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हैं। तो कॉमर्स की क्लास में प्रॉफिट का मतलब अलग होता है, इनकम का मतलब अलग होता है, और गेन का मतलब अलग होता है। तो जब हम इस 2 लाख रुपए रेंट की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो ये प्रॉफिट नहीं होता, इट इज इनकम। इट इज अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे प्रॉफिट, इनकम एंड गेन। ये तीनों वर्ड इंग्लिश में एक जैसे होते हैं, एंड दे आर द सिनोनिम फॉर द वर्ड अर्निंग्स। तो अकाउंटेंसी में अर्निंग्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 3 वर्ड्स। आई रिपीट देम। एक प्रॉफिट होगा,
एक इनकम होगा और एक गेन होगा। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो इंटरेस्ट इज ऑल्सो व्हाट चिल्ड्रन? रेवेन्यू। सेलिंग प्राइस भी क्या है बच्चों? रेवेन्यू। और रेंट भी क्या है? रेवेन्यू। ये सब रेवेन्यू है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये सब रेवेन्यू है। बट सबको आप प्रॉफिट नहीं बोल सकते। इतना सबको समझ में आ गया? अब मेरे को किसी ना कि सर आप पढ़ाते तो हैं, बट शाम को अगर आप 1-2 घंटे खा लिए तो हमारे पास एक बिजनेस आइडिया आपके लिए। मैंने क्या बिजनेस आइडिया है? कह रहे सर आप प्रॉपर्टीज बिकवाइए, उस पे आपको बहुत बढ़िया इनकम मिलेगी। मैंने कहा क्या इनकम मिलेगी? द आंसर वाज कमीशन। तो इफ आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट और मैं प्रॉपर्टीज बेचूंगा तो मेरे को परमानेंटली बायर और सेलर से कुछ पैसे मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कमीशन। और ये कमीशन भी क्या होगा बच्चों? रेवेन्यू हो जाएगा। तो रेवेन्यू का मतलब होता है मनी कमिंग फ्रॉम अ रेगुलर और रेकरिंग सोर्स। मम्मी पापा घूमने गए, आपने घर का टीवी बेच दिया, क्या ये रेवेन्यू होगा? सर हम जरूर लॉस हो जाएंगे, ये रेवेन्यू नहीं होगा। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? क्या हुआ? नहीं, हम और भी चीजें रेगुलर बेसिस पे बेच सकते हैं। सपोज आई एम अ टीचर, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। आई रिपीट, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो इन दैट केस मैं जो आपसे रेगुलरली फीस लूंगा, दैट फी इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? कोई भी पैसा जो रेगुलर सोर्स से आएगा वो रेवेन्यू है। गुड्स एक आर्टिकल है बेसिकली। आई रिपीट, गुड्स एक आर्टिकल है। उसका जो पैसा हमको मिलेगा, दैट मॉनेटरी प्रैक्टिस विच वी आर गोइंग टू रिसीव एवरी टाइम, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। मान लीजिए कि मैं सैटेलाइट फोन बेचता हूं और ये एक सैटेलाइट फोन है, मेरी दुकान है इसकी, ठीक है। मैंने 5 पीस बेचे, 5 लाख रुपए मेरे को मिले। सो 5 पीस सैटेलाइट फोन ये गुड्स हो गए। जब मैं इनको बेचूंगा तो बिजनेस में वर्ड क्या यूज होगा? सेल एंड रेवेन्यू कैन बी कॉल्ड एज वन एंड द सेम थिंग। I repeat, sale and revenue can be called one and the same thing. Revenue word multiple जगह यूज होता है। मैंने टेलर की दुकान खोल ली, लोग आते हैं मेरे को क्लॉथ पीस देते हैं, मैं स्टिच करके उनको वापस करता हूं। मैं कोई सामान बेच रहा हूं? नो, आई एम सिंपली ऑफरिंग देम व्हाट? वेरी गुड, आई एम सिंपली ऑफरिंग देम सर्विसेज। तो अब मैंने एक सूट स्टिच करके 800 रुपए ले लिए, तो सर्विसेज से जो मेरे को पैसा मिला, व्हाट इज दैट? रेवेन्यू। समझ में आ गया? तो आप सेलिंग प्राइस बोलो, आप सेल्स बोलो, या आप रेवेन्यू बोलो, प्रैक्टिकली इट ऑल मींस वन एंड द सेम थिंग। समझ में आ गया? टीवी आप हमेशा नहीं बेचेंगे ना? टीवी आप हमेशा नहीं बेचेंगे, तो टीवी को बेचने से जो पैसे आए वो रेवेन्यू नहीं होगा। तो एयरलाइन कंपनी वो क्या कह रही है? वो रेगुलर नहीं है। बट टीवी का शॉपकीपर अगर टीवी बेच रहा है रेगुलरली तो क्या होगा? अब रेगुलरली का मतलब ये मत समझिएगा सर 2 दिन से तो कोई टीवी बिका ही नहीं तो रेवेन्यू नहीं होगा। अरे मतलब बिका नहीं है बट बिजनेस तो उसी चीज का है ना। व्हाट इट? तो जब आप डॉक्टर को पेमेंट करते हैं, क्या देते हैं आपको डॉक्टर को? पैसे, फीस। आपने एयरलाइन टिकट खरीदा तो एयरलाइन कंपनी जो आपसे पैसे ले रही है बच्चों, व्हाट इज दैट? रेवेन्यू। स्कूल आपको क्या फ्री में पढ़ाता है? स्कूल आपसे फीस लेता है ना हर क्वार्टर। तो स्कूल में जो आपके पापा में फी पे करते हैं चिल्ड्रन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू। एक इंसान है वो भिखारी काम कर रहा है, डेली लगभग 2-4 हजार रुपए भीख इकट्ठी कर लेता है। कुंभ मेला वगैरह आएगा तो कमाई और बढ़ जाएगी। तो सारा पैसा जो उसको भीख में मिलेगा, व्हाट इज दैट? सिंपल एज दैट। वो अपनी सर्विस बेच रहा है, आवाज बेच रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, भगवान जोड़ी सलामत रखे। हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं रहना ही नहीं एक दूसरे के साथ, पता नहीं क्यों सलाम इसको नहीं देंगे भीख। जो बोले भगवान के जोड़ी अलग हो जाए, अरे तुम 101 लो, ऐसी क्या बात है? समझ में आ गया कि नहीं? तो रेगुलर सोर्स होना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं? कॉस्ट प्राइस कहां रेवेन्यू हुआ? मैंने कॉस्ट प्राइस को रेवेन्यू बोला क्या? सेलिंग प्राइस को मैंने रेवेन्यू बोला। मैं पूरे होशो आवाज में पढ़ा रहा हूं, अंडर नो इफेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन। खोपड़े में बात गई। कॉस्ट प्राइस रेवेन्यू नहीं होता है, रेवेन्यू हमेशा सेलिंग प्राइस ही होता है। इज दैट क्लियर? तो जैसे एग्जांपल में आपने कहा सेलिंग प्राइस रेवेन्यू में, हाँ हाँ और सर 10,000 जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकली कोई खर्चा नहीं है, ये पूरा का पूरा रेवेन्यू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, दिस मनी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ रेगुलर सोर्स।
आपको गूगल पे चलाना आता है? कैशबैक मिलता है? जिंदगी भर मिलेगा क्या? सो कॉल्ड हमेशा ऐसा होता है कि 1,000 पे 5 रुपए आएगा ही आएगा? अगर ऐसा हो ना, दिन भर लोग आपस में पैसे बदलेंगे, तुम 1,000 मेरे को, तुम 1,000 तुमको दे रहा हूँ, गॉट इट क्लियर? तो क्या गूगल पे आपको हमेशा मिलता है? नो। तो गूगल पे आपका रेवेन्यू नहीं होता, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह के कैशबैक्स को इनकम नहीं मानता। बट जहां पे अश्योर्ड कैशबैक्स हैं, हमेशा कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप रूम की बुकिंग कराते हैं, कहां पे? अगोडा। आपने बुकिंग कराई और अगोडा का सिस्टम है कि भाई हम हर कस्टमर को 5% कैशबैक देंगे ही देंगे। ये कैशबैक आपकी इनकम होगा बच्चों। आप जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, वहां टीचर आपको ये बात बताएगा। जो रेगुलर कैशबैक आपको मिलते हैं, दैट इज योर इनकम बेसिकली, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स भी लेती है। ये चिंदी चोर की तरह कभी 2 रुपए आ गया, कभी 1 रुपए आ गया बेइज्जती करने के लिए। मुकेश अंबानी ने अपने बच्चों को भेजा था पढ़ने के लिए, होमवर्क ज्यादा दे दिया, भाग गए। उन्होंने मेरे को फीस दी, गूगल ने उनको 2.5 रुपए कैशबैक दिया। तो अब ये कैशबैक प्रैक्टिकली इनकम नहीं काउंट होता। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? आपके पापा आपको डेली 1,000 रुपए दे रहे हैं, मान लीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर तमीज से बोलिए, 1,000 करोड़, चलिए अच्छा मान लिया 1,000 करोड़, बट आप उसको रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप पापा के साथ बिजनेस थोड़ा कर रहे हो। इज दैट क्लियर? मैं एक एडवोकेट हूं, लॉयर हूं। लॉयर मतलब लायर, झूठ बोलता है जो? नो। अब मैं अपने क्लाइंट्स का केस लड़ रहा हूं, मैं क्लाइंट से 2 तरह से फीस लेता हूं। भाई पर स्टैंडिंग फीस दे दो, मतलब कोर्ट में बैठेंगे नहीं आप जाके, अरे पर स्टैंडिंग मतलब जितनी हियरिंग्स पे हम जाएंगे उसके हिसाब से 15 लाख रुपए हम आपसे लेंगे। आपका केस 5 हियरिंग में रिजोल्व हो, 50 हियरिंग में रिजोल्व हो, हमको इससे लेना देना नहीं है। या पूरे केस का सौदा कर लो, 2 करोड़ रुपए दे दो, दैट्स इट। कितना? बस 2 करोड़ रुपए दे दो। अब उसके बाद पैसा कम लगे ज्यादा लगे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने बस हमको 2 करोड़ देने हैं। एडवोकेट चाहे एक बार में पैसा ले ले या हर हियरिंग का पैसा ले, मनी इज कमिंग टू द एडवोकेट फ्रॉम अ रेगुलर सोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि जो भी लॉयर्स इंडिया में 30 इयर्स प्लस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, सबको 2-2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर मर जाते हैं तो उनकी फैमिली को कितना मिलेगा? 2 करोड़। और उनकी फैमिली को अगर पैसे नहीं चाहिए तो सौरभ सर को मिल जाएंगे पैसे। अब घर वाले मना रहे हैं, जाओ भैया जाओ, जाओ जाओ जाओ। समझ में आ गया? और मान लीजिए 2-4 के ऊपर वाले ने सुन भी ली, 2-4 की आवाज तो पहुंची जाएगी, और 2-3 एडवोकेट 70-75 साल के हो गए, निपट गए, मतलब मर गए। उनकी फैमिली को 2 करोड़ मिल गया। क्या ये पैसा घर वालों को रेगुलरली मिलेगा? क्या बोले, आज गर्दन ले जाओ कल हाथ ले जाना, बाकी जिंदा है? नो, एक बार मिलेगा। तो क्या इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला हुआ रेवेन्यू होगा? क्यों नहीं होगा भाई? इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ रेगुलर सोर्स। अब ये मत करिएगा सर मोहल्ले में सोच रहे हैं सबका इंश्योरेंस करा डालें, सबका प्रीमियम भरेंगे, हम सबके नॉमिनी बनेंगे, जो जो मरेगा पैसा हमारे पास आएगा, तो सर हमारे लिए इंश्योरेंस क्लेम मिलना रेवेन्यू। ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं कि सड़क चलते किसी कुत्ते बिल्ली का इंश्योरेंस करा लो, या पता लगे मोहल्ले में कोई बूढ़े अंकल 105 साल के, बुढ़ा निपटने वाला, उसका इंश्योरेंस कराते हैं चल के। आप नहीं करा सकते उसका इंश्योरेंस। आप सिर्फ उसी चीज का, उसी इंसान का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिसके होने से आपको एडवांटेज हो और ना होने से आपको डिसएडवांटेज हो। ऐसे अगर कोई भी किसी का इंश्योरेंस करा लेना तो सारे स्टूडेंट मेरा इंश्योरेंस करा लेंगे, सर मरे हमको पैसा मिलेगा। तो आप सिर्फ अपने सो कॉल्ड ऐसे लोगों का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिनकी लाइफ में आपका कोई इंटरेस्ट हो। क्या मैं पड़ोसी का इंश्योरेंस करा सकता हूं? पड़ोसी मरे मेरे को पैसा मिले, सर आपका क्या लाइफ पड़ोसी की, मतलब क्या इंटरेस्ट पड़ोसी की लाइफ में? अरे हर हफ्ते खाना आता है एक बार उनके घर से, तो उनका इंश्योरेंस करा लेते हैं। इट इज नॉट अलाउड बेसिकली। अगर ऐसे होने लग जाए ना, तो मैं 1-1 लाख रुपए में बहुत ढेर सारे पड़ोसी हैं जो नजर में सबका इंश्योरेंस करा लूं, वो गए और मेरे को पैसा मिल जाए। समझ में आ गया? तो रेगुलर सोर्स से मनी आना चाहिए, किससे? रेगुलर सोर्स से। इज दैट अंडरस्टूड? चले आगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों फर्क होते हैं। गुड्स जब आप बेचते हो तो सेलिंग प्राइस आपका रेवेन्यू और इसका एक छोटा सा पार्ट आपका प्रॉफिट होता है। बाकी के केस में इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, एक तरह से पूरी की पूरी आपकी अर्निंग्स होती है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए। सिमिलरली जो ओनर पैसा लगाता है बच्चों, क्या वो एवरीडे पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में? नो। अगर हमने लोन लिया किसी से भी, विल वी बी बोरोइंग एवरी डे? जब जरूरत पड़ेगी तभी पैसा लेंगे। हर दिन बैंक पहुंच गया, 1 करोड़ दे दो, आज 2 करोड़ दो, बैंक क्या पॉकेट मनी समझ लियो क्या इसको, जो डेली पैसा मांगने भिखारी की तरह चले आते हो? तो दीज आर चिल्ड्रेन नॉट टर्म्ड एज व्हाट? रेवेन्यू। समझ गए इस बात को? चलिए। 1,20,000 रुपए के गुड्स विशाल एंटरप्राइजेस ने खरीदे, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन 95 वाला बेच दिया। कितना नहीं बेचा बच्चों बताइए?
थोड़ी सी अकल भी लगा लिया करिए भाई। 1,20,000 का सामान खरीदा, उसमें से 95 वाला बेच दिया, 95 में नहीं बेच दिया, 95 वाला, समझ में आ गया? कितने का बच गया? 25। और ये 95 वाले गुड्स कितने में बिके? 135 में। तो प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है बच्चों? 40,000 रुपी। खोपड़े में बात गई। 95 का सामान 135 में आप बेच रहे हैं ना, 95 का सामान 135 में बेच रहे हैं। तो यहां पे बच्चों 95 को बोलेंगे आप कॉस्ट प्राइस। सर 1,20,000 को कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो सेलिंग प्राइस कहां से हो गई भाई? वो सेलिंग प्राइस कहां से हो गई? आपने सामान टोटल खरीदा कितने का था? 120। इसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा 90 जो बिक गया, दूसरा टुकड़ा 25 वाला जो नहीं बिका। एक देश में 1,20,000 लोग रहते थे, कोविड आया, 95,000 दूसरे देश चले गए, कितने बच गए? गलत जवाब, वो तो मर गए, बचे कहां? मतलब मरने के लिए बचे हैं। इज दैट क्लियर? तो 1,20,000 सिंपल लैंग्वेज में, अंग्रेजी में कॉस्ट हो सकता है, बट अकाउंटेंसी जब आप पढ़ते हैं तो यहां पे आप कॉस्ट उसको बोलते हैं जिसने आपको कुछ बेनिफिट दिया। ये कौन सी बात है सर, इतना बढ़िया समझ में आ रहा था, आप फालतू सर एक्स्ट्रा पढ़ा दिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट जो ऐसा बोलते हैं। हो सकता है आपके अंदर अकल भरपूर हो, भरपूर, बट जब तक 18 साल उम्र नहीं हो जाएगी वोट देना अलाउड नहीं है। हम तो जाएंगे सर वोट देखने, देखते हैं कौन क्या कर लेता है, कोई कुछ नहीं करेगा, बट डिचकियों 2 ट्रिगर दबेगा, 13 दिन बाद हलवा पूड़ी बटेगा। इज दैट क्लियर? तो कितनी भी अकल आपके अंदर हो, बट एज जब 18 होगी वोट तभी देना है। आप एकदम सही है 1,20,000 को कॉस्ट बोलने में, बट अकाउंटेंसी के जंगली जानवरों को ये चीजें मंजूर नहीं है। तो 120 के गुड्स आपने खरीदे, क्या सारे बेच दिए? नो, ध्यान से पढ़िए। आउट ऑफ दीज मतलब 1,20,000 में से कितने वाले बिक गए? 95,000। तो प्रॉफिट बच्चों 95 वालों ने दिया कि सबने दिया? 95 वालों ने दिया, बाकी तो बेचे ही नहीं। जो बेचे नहीं तो उसने आपको प्रॉफिट कहां से दिया? 5th क्लास की मैथ्स याद है? आपने सवाल वहां पे पढ़ा होगा, एक शॉपकीपर ने 1 डजन बनाना खरीदे, कितने? 1 डजन। चलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 डजन बनानास, कितने पीसेस हो गए बच्चों? 12 पीसेस। 1 डजन बनानास खरीदे गए हैं 120 रुपए के। तो बच्चों एक पीस कितने का हो गया? नहीं सर, एक पीस 5 का था, थोड़ा छोटा था ना, स्टैंडर्ड पीस है, मान लीजिए एक पीस कितने का हो गया? 10। 6 या 8 were sold for ₹200। पूरे 8 बनानास आपने 200 रुपए में बेच दिए। इज दैट क्लियर? दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर। ये 200 रुपए इज व्हाट चिल्ड्रन? सेलिंग प्राइस मैथ्स के हिसाब से। अकाउंटेंसी में इसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो सिंपल मैथ्स का 5वीं क्लास का सवाल है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताइए। भाई था तो बहुत आसान, लेट्स सी कितना लोग समझ पाए। एक पीस बनाना कितने का था बच्चों? 10 रुपए का। तो 8 पीस बनाना विल बी हैविंग अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 80, और आपने इन्हें बेचा कितने का? 80 माइनस 200 करेंगे तो अर्थमेटिक बुरा मान जाएगी, तो 200 माइनस 80 कर लेते हैं तो थोड़ी इज्जत रह जाएगी। 120 रुपी इज योर प्रॉफिट। समझ में आ गया? वेरी गुड। बस अगर आपको इतनी मैथ्स आती है तो समझ लीजिए आप कॉमर्स में टॉपर बन सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा मैथ्स आती हो तो परेशानी हो जाएगी फिर। समझ में आ गई बच्चों बात? तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने इस 120 के अगल बगल कहीं कॉस्ट प्राइस शब्द का प्रयोग किया? क्या इस 120 के बगल में कॉस्ट प्राइस का प्रयोग किया? नहीं किया, क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? सिर्फ 80 रुपीज, क्योंकि आपने 8 बनानास ही बेचे हैं, बाकी आपने बेचे ही नहीं। तो प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी क्या आपको ऑल 12 बनानास ने दी है? नो। कितनों ने दी है? सिर्फ 8 ने दी है। तो सो कॉल्ड योर प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन हाउ मेनी बनानास? 8 बनानास। सबको समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, तो कॉस्ट प्राइस आप किसे बोलते हैं? हर वो वैल्यू which happens to give you benefit is called as a cost price।
तो क्या बच्चों यहाँ पे पूरे 120 के गुड्स आपने बेचे? नो, उसमें से एक पार्ट बेचा है, उसमें से एक पार्ट बेचा है। कितने वाला पार्ट बेचा है? 95। इसी ने आपको प्रॉफिट दिया है। तो आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी की टर्म्स में सिर्फ 95,000 है। समझ गए? पक्का? मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए और आपने 5 शर्ट्स खरीद ली। कितनी? 5। इस साल उसमें से आपने सिर्फ 4 पहनी है, एक तो आपने पहनी नहीं, और एक शर्ट थी लेटेस्ट से 2 करोड़ रुपए की। तो 5 शर्ट्स कितने की हो गई? 10 करोड़। कितने की हो गई बच्चों? 10 करोड़। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? आपने पहनी सिर्फ 4, एक तो पहनी नहीं, तो बेनिफिट आपको कितनी शर्ट से मिलेगा? 4 से। तो आपकी कॉस्ट जो होगी दैट वुड बी ओनली 8 करोड़ रुपीस। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल, मम्मी ने बेलन खरीदे 2,000 रुपए के हिसाब से 6। टोटल कितने बेलन खरीदे? एक बेलन लगभग 2 महीना चलता है। सर हमारे बहुत दिन चलता है सर। अरे ये सिर्फ रोटी बेलने के लिए नहीं यूज हो रहा है, और भी हरकतें हैं इसकी। समझ में आ गया? तो कुल मिला के एक बेलन 2 महीना चल जाता है। बट इस साल क्योंकि आपने मेरी क्लास ज्वाइन कर ली, पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक होगी, थोड़ा ज्यादा पढ़ने लग गए, नंबर भी ठीक आने लग गए, पहले माइनस में जाते थे, अब कम से कम ठीक ठाक आ रहे हैं, तो घर वाले बहुत सुखी भी हैं। तो साल भर सिर्फ 5 बेलन ही यूज हुए बस। 2000 के हिसाब से कितने रुपए के बेलन इस्तेमाल हुए बच्चों? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बेलन वुड बी 10,000 एंड नॉट 12, क्योंकि 2000 का बेलन तो आपने इस्तेमाल किया ही नहीं है। नहीं समझे बात को? अभी भी समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? रमेश जी कोई कंफ्यूजन? चलो आगे। चलिए, तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज रेवेन्यू? चलिए, आ रहा है सबसे धमाकेदार टेक्स्ट चिल्ड्रन। यहां पे मैं एक वर्ड लिखूंगा, आई वांट सब लोग लिख लें, एंड द वर्ड इज अर्निंग्स। अर्निंग्स का सबसे पहला सो कॉल्ड जो वेरिएंट आपको नजर आ रहा है, जैसे कोविड के वेरिएंट थे, इट इज प्रॉफिट। दूसरा वेरिएंट आपको नजर आएगा बच्चों इनकम, और तीसरा वेरिएंट आपको नजर आएगा गेन। ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए तो प्रॉब्लम कम फंसती है, बट थ्योरेटिकली जब आपसे कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू डू नॉट नो एग्जैक्ट डिफरेंसेस अमंग देम, तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है ये। तो सबने लिख दिया 7A 7B 7C? एवरीबडी? एवरीबडी? चलिए स्टार्ट करें बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इन शब्दों का मतलब क्या होता है बच्चों? वैसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। सुनाई पड़ गया? एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। लिखते जाएं सब लोग। अर्न्ड फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, अर्न्ड फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? तो झटपट इसको लिख लें आप। रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज से जो पैसा कमाया गया, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी अर्न्ड फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट। सब लोग झटपट इसको लिख लें, वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। तो अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं, अगर आप कल को बिजनेस करेंगे, अगर आपके पड़ोसी बिजनेस करते हैं, आई रिपीट, दे आर नॉट इनटू सम जॉब और प्रोफेशन, समझ में आ गया? तो उन्होंने जो भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर सेलिंग प्राइस रियलाइज की है, दैट डिफरेंस विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट। यू टेक एन एग्जांपल कि आपने एक हॉस्पिटल खोल लिया और मेरे को डॉक्टर रख लिया। अब आप कहेंगे सर आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? टीचर तो डॉक्टर होता ही होता है। कैसे? टीचर पढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है? बच्चों का दिमाग दुरुस्त कर रहा है। न्यूरो सर्जन का काम कर दिया इसने। बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, ठोक पीट के मार पीट के ठीक कर दिया, फिजियोथेरेपिस्ट का भी काम करता है। तो टीचर को एक्चुअली डॉक्टर बोलना चाहिए हमारे देश में। नहीं समझ में आया? टीचर से मार खाई होगी लोगों ने, तो समझ लीजिए टीचर एकदम फिजियोथेरेपिस्ट का काम कर रहा है, शरीर की सारी दर्दें निकाल देता है। बट अगर आपने हॉस्पिटल खोला, मेरे को डॉक्टर रखा, तो मेरे को मिलने वाला पैसा सैलरी होगा चिल्ड्रन। क्या होगा? सैलरी। आपके हॉस्पिटल में महीने भर में जितने पेशेंट जमा हुए मतलब भर्ती हुए, एडमिट हुए, उन्होंने आपको 100 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए?
100 करोड़। डॉक्टर तो 1 लाख 2 लाख में पेट ही नहीं भरता। जैसे कहते हैं डॉक्टर है किस तरह का, कितना पैसा खाएगा, पेट ही नहीं भरता। पेट भर गया है, आते नहीं भरी हैं अभी। 100 करोड़ रुपए आपके हॉस्पिटल में आ गए। आप नर्स को पैसा देंगे, वार्ड बॉय को पैसा देंगे, क्लीनिंग वाले को पैसा देंगे, जितने डॉक्टर आपने रखे हुए उन सबको तनख्वाह देंगे। सब कटने पीटने के बाद आपके 70 करोड़ रुपए साल खर्च हो जाते हैं। कितने? 70। 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया, सब तनख्वाह वगैरह मेंटेनेंस सब कुछ 70 करोड़ खर्च हो गया। कितना बचा? 30 करोड़। बच्चों ये जो 30 करोड़ है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? अब हॉस्पिटल आपका था और मेरे जैसे डॉक्टर वहां पे जॉब पे थे, मेरे डॉक्टर जॉब पे थे। तो बच्चों हमने जो पैसा कमाया, सॉरी टू से, वो प्रॉफिट नहीं होगा। आई रिपीट, वो प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट वर्ड बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। हमने जो पैसे आपके हॉस्पिटल में जॉब करके कमाए, क्या बोलेंगे उसे? इनकम। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इसके लिए भी मैं आपको कॉम्पोजिशन लिखवा देता हूं। लिखिए, बहुत मजेदार कॉम्पोजिशन है। अर्नड फ्रॉम अ रेगुलर सोर्स। सर ध्यान से सुनिए, इसमें रेवेन्यू की स्मेल आ रही है। बिल्कुल आ रही है स्मेल, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, कंफ्यूजिंग लगेगा। नॉट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। आप ये भी बोल सकते हैं नॉट फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, नॉट फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। खोपड़े में बात गई? नॉट फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। आपके पापा का बिजनेस तो है, बट ही हैज अ वेरी गुड ब्रेन इन सो कॉल्ड डिजाइनिंग। तो वो बिजनेस तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स गारमेंट्स का करते हैं, प्लस उनको मिंत्रा वालों ने डिजाइनिंग के लिए भी हायर किया हुआ है। तो वो प्रोफेशनली डिजाइनिंग का भी काम कभी कभी कर देते हैं लोगों के लिए। साल में 2-3 महीना मिंत्रा और सो कॉल्ड एजियो, ल्यूक्स एंड ऑल दैट, इनको भी अपनी सर्विसेज देते हैं। तो पापा प्रोफेशनली 100-200 करोड़ रुपए इन एक्टिविटीज से भी कमा लेते हैं। क्या पापा ने ये पैसा अपने बिजनेस से कमाया? नो, अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी से कमाया। तो ये पैसा पापा के लिए प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा? इनकम होगा। खोपड़े में बात गई? मैं टीचर हूं, मैंने मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी सेटअप कर ली, और यूनिवर्सिटी में मेरा 1000 करोड़ का रेवेन्यू आया, 700 करोड़ मेरा खर्चा हो गया। कितने पैसे बचे? 300 करोड़। ये मेरी यूनिवर्सिटी का प्रॉफिट हो गया। इज दैट क्लियर? बट इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉन प्रॉफिट माने जाते हैं, तो वहां पे शब्द प्रॉफिट की जगह सरप्लस यूज होता है। क्या यूज होता है? सरप्लस। इज दैट क्लियर? अब मेरे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है हर साल 40 दिन के लिए। सर वहां 40वां बनता है क्या किसी का? अब आप ऐसे ही समझ लीजिए, वहां के बच्चों को फाइनेंस का थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं मैं। आप लोगों को मैंने अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के 2 वीडियो शेयर किए होंगे, 2 मूवीज भी शेयर की होंगी। देखिएगा, खाली टाइम में बहुत अच्छी चीजें हैं, अभी और बातें करेंगे उनके ऊपर। वापस बैक आ जाइए सिलेबस पे। तो अब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया 40वां पूरा करने के लिए, 40 दिन। उन्होंने हर दिन का $1 करोड़ मेरे को दे दिया। मैं वहां के बच्चों को फाइनेंस का ज्ञान दे रहा हूं। तो कितने पैसे मेरे को मिले 1-1 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से? 40 करोड़। दैट इज व्हाट चिल्ड्रन? इनकम एंड नॉट प्रॉफिट। तो शब्द याद रखिएगा, प्रॉफिट इज ऑलवेज अर्नड फ्रॉम विच एक्टिविटी चिल्ड्रन? बिजनेस एक्टिविटीज। और किस नेचर का होता है बच्चों? रेगुलर। इज दैट क्लियर? छोटा भाई घर में परेशान कर रहा था, वो कबाड़ वाला आया, वो सो रहा था, आपने क्लोरोफॉर्म सुंघाया और कबाड़ी तोलवा दिया कि 35 किलो का है, 20 रुपए के हिसाब से 700 दे जाओ। मम्मी आई, कहाँ है? वो कबाड़ी तोलवा दिया। बहुत परेशान कर रहा था हमको। और अगर आपकी हरकतें मोहल्ले में ऐसा करने की रेगुलरली हैं, तो इस कमाई को क्या बोलेंगे आप? प्रॉफिट। और जब पुलिस को पता लग गया, आपका रहना खाना पीना, एकड़ों भरी प्रॉपर्टी में फ्री रहेगा सब कुछ जेल के अंदर। समझ में आ गया? रेगुलर सोर्स से तो कमा रहे हैं पैसा, बट नॉट फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? नॉट फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आपके मोहल्ले में वो दूध वाले होते होंगे, जिनके यहां से दूध आता होगा। बकरी का दूध मत पिया करिए, गैया का दूध पिया करिए, भैंस का। तो दूध वाला जो दूध बेच के पैसा कमा रहा है, व्हाट इज दैट? प्रॉफिट। समझना क्या? अमूल वालों ने दूध वाले को हर साल 5 दिन के लिए सो कॉल्ड गुजरात बुलवाया कि आओ जरा हमारे ग्वालों को सिखाओ, हमें एआई एनेबल्ड मशीन बनानी है जो गैया से दूध निकाले ऑटोमेटिकली। तो दूध वाला कह रहा है अच्छा ठीक है मैं सिखा दूंगा। हर साल 5 दिन के लिए दूध वाला गुजरात सो कॉल्ड जाता है अमूल की फैक्ट्री में, और उसको पैसे मिलते हैं वहां से। बट ये उसका बिजनेस तो है नहीं,
तो ये जो कमाई उसकी हो रही है इसे क्या बोलेंगे? इनकम। इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? अब सर ये गेन क्या होता है? आपके बिजनेस में एक बहुत पुराना लैंड एरिया था, आपने सोचा था कि यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करेंगे जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। बच्चे निकल गए दगाबाज, क्योंकि मेरी छत्र छाया में आ गए थे। कोई सीए कर लिया, कोई एमबीए कर लिया। घर वाले सोच रहे थे अरबों खरबों का बिजनेस है इन्हीं के लिए, ये तो एकदम सोचा था BKL बनेंगे, बुढ़ापे की लाठी। ये तो जिस थाली में खाए बिना ड्रिल के उसी में छेद कर डाले। कोई कनाडा चला गया, कोई लंदन चला गया। पापा मम्मी भर भर सुना रहे हैं, भर भर सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? मेरे को। भेजा था बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए, इतना थोड़ा बोला था कि इतना पढ़ा दीजिए कि घर छोड़ के भाग जाए। हर दिन पैसा तो भेज रहा है, करोड़ 2 करोड़ रुपए, करोड़ 2 करोड़ रुपए भेज रहा है, खुद आने की फुर्सत ही नहीं है। जैसे भूतनाथ मूवी में अमिताभ बच्चन का हाल हुआ था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड पापा सोच के बैठे थे करोड़ों रुपए का बिजनेस होगा हमारे पास, हमारा बच्चा इसको संभालेगा। और बच्चा तो भाग गया। मैंने कोई टेंशन, मैं हूं ना, मैं हूं, मैं कमी नहीं महसूस होने दूंगा बच्चों की। विल पे मेरा नाम लिखिए बस। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन दैट केस पापा ने कहा अब एक काम करते हैं, लैंड एरिया पे फैक्ट्री तो अब लगाएंगे नहीं, ये जमीन किसी को बेच देते हैं। 1 करोड़ की खरीदी थी, 1 करोड़ 10 लाख की बेच दी। कितना कमाया? 10 लाख। पापा का तो बिजनेस है, रियल एस्टेट एजेंट तो है नहीं वो, ना वो प्रॉपर्टी डीलर है। उन्होंने तो लैंड खरीदा था आपको फैक्ट्री लगाने के लिए, और आप क्या कर गए? दगा दे गए। समझ में आ गया? तो इन दैट केस पापा ने जमीन बेच दी और पैसा कमा लिया। क्या ये पैसे पापा रेगुलरली कमाएंगे? नो। क्या पापा का बिजनेस है इस चीज का? नो। तो अब यहां पे 2 चीजें आपको मिलेंगी, लिखिए बच्चों। अर्निंग्स फ्रॉम irregular source, comma, not a business activity. इनकम हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती। एक्चुअली में अगर अंग्रेजी की बात करें तो ये तीनों वर्ड्स एक ही हैं, बट अगर इनके अंदर आप हेयरलाइन डिफरेंस ढूंढेंगे, क्योंकि थ्योरी में आप फंस जाएंगे अगर आपको हेयरलाइन डिफरेंस नहीं पता होगा। कैप, हैट, हिंदी में तो सभी को टोपी बोलते हैं ना, हिंदी में सभी को टोपी बोलते हैं। किसी को पैसा लेके झूठ बोल के चलेगा, इसको भी टोपी पहनाना बोलते हैं। बट रियलिटी में डिजाइन के हिसाब से इट कीप्स ऑन चेंजिंग। समझ में आ गया? साड़ी जानते हैं क्या होती है? हाँ सर, पड़ोस में एक आंटी ने आत्महत्या कर ली। हमको मिल रही होती, आपको मिल रही हो तो बताते पति कैसे सताना है। आत्महत्या कर ली बेचारी। अब साड़ी भी मल्टीपल वैरायटी की आती है। हाँ सर पता है, सिल्क की साड़ी आती है, कॉटन की साड़ी आती है। अरे सिल्क और कॉटन के अलावा डिजाइनिंग भी। समझ में आ गया? अब मराठी लोग अलग तरीके साड़ी पहनते हैं, जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो अलग पहनेंगे, जो नॉर्थ इंडियंस है वो अलग तरीके से पहनेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो वैसे ही ये सारे शब्द हैं किसके भाई बंधु? अर्निंग्स के। अगर बिजनेस से कमाया और रेगुलरली कमाया तो वर्ड क्या होगा? प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, 1 तारीख को अपने घर आता है, उसकी बीवी क्या गई, और कितना प्रॉफिट कमाए? नौकरी करता हूं, मालिक नहीं हूं। तो प्रॉफिट नहीं कमाए, कितनी इनकम कमाए। तो प्रॉफिट वर्ड जो है ना बच्चों, इट इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर। आज घर जाके पापा बोल सकते हैं हमें आपकी असलियत सर ने आज बता दी कि आप ऑफिस क्यों जाते हैं। डरिए मत, प्रॉफिट कमाने जाते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बिजनेस से हो और रेगुलरली हो तो वर्ड क्या है? प्रॉफिट। बिजनेस से नहीं है बट है रेगुलरली, जो लोग जॉब करते हैं सैलरी तो हर महीने मिलती है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये इनकम। ना बिजनेस का है ना रेगुलर है, तो क्या हो गया? गेन। सर तो धोबी कुत्ता लग रहा है, ना घर का ना घाट का। समझ में आ गया? तो बोलिएगा, किसी को धोबी का कुत्ता बोलना हो तो ऐसे मत बोला करिए, बोलिएगा गेन हो क्या एकदम से। इज दैट अंडरस्टूड? हाँ साक्षर जी बोलिए, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, साक्षर भाई ने एकदम सही बात बोली है। Whatsoever fee I get, it is my revenue. It is my revenue. उसमें से स्टडी मटेरियल का जेरोक्स चार्जेस मेरे को पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ता है, कटिया तो लगी नहीं है। गॉट इट क्लियर? रूम का क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड ऑल दैट, रिपेयर वगैरह करना पड़ता है, ये सब मेरे खर्चे हो गए। जो मेरे को बच गया दैट इज प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? मैंने संकट मोचन नामक एक टीचर हायर किया हुआ है, मैं उसकी सैलरी भी देता हूं, तो वो भी क्या हो गई? मेरी कॉस्ट हो गई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए जो भी प्रॉफिट होगा पूरा उसका प्रॉफिट होगा। तो वो पैसा उसने कहां से कमाया बच्चों?
बिजनेस से, एंड इट इज अर्नड रेगुलरली। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट। समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। धैर्य जी ने बहुत धैर्य रखा हुआ था, बट अब धैर्य का बांध टूट चुका है और उन्होंने प्रश्न पूछा है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, मैं ब्रोकर हूं। सर तो डालेंगे हम सबको आप? अरे भैया, स्टॉक ब्रोकर एक ऐसा जंतु होता है जो बायर और सेलर के बीच में इंटरमीडियरी होता है, मिडिलमैन होता है, एजेंट होता है, दलाल होता है। समझ में आ गया? तो अगर आपको मान लीजिए सेकेंड हैंड कार खरीदनी है, तो आप जाएंगे सेकेंड हैंड कार मार्केट, तो वहां पे वो इंटरमीडियरी जो होगा, ब्रोकर जो होगा, वो बायर से कहेगा भाई ये कस्टमर है और गाड़ी लेके चले आओ। 5 लाख में सौदा करा दिया गाड़ी का, 3 लाख की थी, 5 लाख में टोपी बनवा दी आपको। तो बायर से भी कुछ पैसे लिए और सेलर से भी। समझ में आ गया? तो हम एजेंट हैं, आई रिपीट, हम एजेंट है। तो मान लीजिए 5 लाख की गाड़ी बिकी, 10,000 बायर से ले लिया, 10,000 सेलर से ले लिया। कितना ले लिया बच्चों? 20,000। ये क्या है? रेवेन्यू। हमारा ऑफिस है, साइकिल पे तो एजेंट है नहीं, हम ऑफिस है। ऑफिस में टेबल चेयर है, सफाई वगैरह करानी पड़ती है, पेपर वर्क करना पड़ता है, खर्चे पानी है, नौकर भी रखा है पानी वानी पिलाने के लिए। सारे खर्चे काटने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट। इतना समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? बट अगर मैं एक सड़क चलता ब्रोकर हूं, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, तो जो मेरे को कमीशन मिली वो पूरी मेरी कमाई, वो पूरी मेरी कमाई। अब इसको आप बच्चों रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, एज वेल एज इनकम भी। जैसे इंटरेस्ट का केस अभी हमने लिया था, रेंट का केस अभी हमने लिया था। इज दैट अंडरस्टूड? अब मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं, आप मेरे ऑफिस आते हैं, कहते हैं हमको रिलायंस का शेयर खरीदना है। मैंने कहा बिल्कुल खरीदो। आपने 100 करोड़ रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदे और मैंने आपसे 1 लाख रुपए कमीशन ले ली। क्या ले ली? कमीशन। दिस कमीशन इज माई रेवेन्यू माइनस मेरे ऑफिस का खर्चा। आजकल तो इंटरनेट पे पूरी ट्रेडिंग होती है स्टॉक्स की, फाइनेंशियल लिटरेसी में ये सब चीजें बताता हूँ। खैर मैं आपको ये सारे खर्चे काटने पीटने के बाद एज अ स्टॉक ब्रोकर जो मेरे को मंथ एंड में, ईयर एंड में पैसे बच गए, दैट इज माय प्रॉफिट। क्यों भाई? क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। बट अगर मान लीजिए आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी XYZ, क्लॉथ की शॉप है, गारमेंट फैक्ट्री है, कुछ भी, अब वो सोचते हैं पैसे एक्स्ट्रा आ गए तो चलो स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, अडानी का शेयर खरीद लिया 150 रुपए का, बेच दिया 350 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 200। क्या पापा ब्रोकर हैं? सर कैसे पता लगेगा? यहाँ को टैटू बना होता है कि हम ब्रोकर हैं। जब आप ब्रोकर बनते हैं तो आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, देन ओनली यू आर अ ब्रोकर, एल्स यू आर नॉट अ ब्रोकर। तो यहाँ पे अगर आपके पापा ने 200 रुपए पर शेयर अडानी के शेयर पे कमाया, तो आप इसको क्या बोलेंगे? अगर पापा शेयर्स की बाइंग सेलिंग रेगुलरली करते रहते हैं तो वो उनकी इनकम है। तो 4 साल में एक बार कभी शेयर खरीदा बेचा तो गेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो एवरीथिंग कैन बी कॉल्ड एज प्रॉफिट, बट एज फार एज स्टूडेंट इज बीइंग कंसर्न, या कल को जब बच्चों आप टैक्सेशन की पढ़ाई करोगे तो वहां पे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस पे टैक्स अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो या इंटरेस्ट हो या रेंट हो, इस पे टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका फर्क होता है। अगर आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, दुकान पे, ऑफिस पे, फैक्ट्री में जो भी कमाया, आई रिपीट जो भी कमाया, कंपनी है तो 30% टैक्स, पार्टनरशिप है तो थोड़ा कम। अगर उन्होंने घर का एक पोर्शन किसी को किराए पे दिया है, किराएदार किराया दे रहा है, तो उस किराए के पैसे में 30% का डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट। आई रिपीट 30% का डिस्काउंट। तो अगर आपको 2 लाख रुपए किराया मिला तो 1,40,000 पे टैक्स देना है, पूरे 2 लाख पे नहीं देना। बड़ा बढ़िया सर ये तो। अरे बड़ा बढ़िया नहीं है, गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि किराए की जो आपकी इनकम है उसको अर्न करने के लिए आपको कल को खर्चे भी करने पड़ेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? बट अगर पापा ने सो कॉल्ड स्टॉक्स वगैरह बेच के, शेयर्स वगैरह बेच के, रियल एस्टेट बेच के पैसा कमाया है, तो इसको टैक्स की भाषा में कैपिटल गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस पे टैक्स अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। इसलिए आज की तारीख में इन तीनों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन फ्यूचर जब आप ग्रेजुएशन में टैक्सेशन पढ़ेंगे तो टीचर विल टेल यू कि प्रॉफिट इज डिफरेंट, इनकम इज डिफरेंट एंड गेन इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज देयर टैक्स कैलकुलेशंस आर डिफरेंट। तो अगर टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट ना होता तो शायद मैं 30 मिनट बर्बाद करके आपको ये ज्ञान देता ही ना चला भाई। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सबने इसको लिख लिया भाई? पक्का? कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो भाई प्रज्ञा जी का एक सवाल है कि हर रेवेन्यू में प्रॉफिट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस गुड्स की है 10,000। कितनी बच्चों? 10,000। एंड सेलिंग प्राइस इज 18,000। जरा बता दे पकौड़ी कितनी की है इसमें, प्रॉफिट कितना है? 8,000। प्रज्ञा जी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
यस सर। अब आ गया बाजार में रिसेशन। कैसे आ गया सर? कुछ स्टूडेंट्स ने टाइम पे फीस नहीं दी थी, मैंने शराब दे दिया था और रिसेशन आ गया बाजार में। 10,000 रुपए के गुड्स थे, मंदी का सीजन था, सामान बिक ही नहीं रहा था। बिजनेसमैन को बहुत समझाया, मेरी बात माना ही नहीं। और जो गुरु की बात नहीं मानेगा क्या होगा आपको पता ही है। गर्मी के मौसम में रेनकोट ले आया बेचने के लिए। समझ में आ गया? मैंने कुछ और बेचो, बढ़िया स्वेटर ले आया। सर्दी के मौसम में हाफ स्लीव शर्ट बेच रहा है। तो मैंने कहा भाई सर्दी में तो लोग फुल स्लीव पहनते हैं, कोई बात नहीं, दो जोड़ देंगे एक बार। मैंने कहा मैथ नहीं है, 0.5 हो जाएगा, दो हाफ स्लीव की शर्ट दो हाफ स्लीव की ही रहेगी। इज दैट क्लियर? माना ही नहीं मेरी बात। तो अब सो कॉल्ड ये 1,000 रुपया हमारा अगला आने वाला टर्म है। व्हाट इज दिस? लॉस। अब दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर और ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज दिस रिटर्न चिल्ड्रन दैट आई हैव सर्कल्ड? 18। और प्रॉफिट कितना है? 8। अकल लगाएंगे सब लोग, जवाब देंगे सब लोग। 8 18 के अंदर पहले से पड़ा हुआ था, यस और नो? तो आई कैन से प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू। प्रज्ञा जी सहमत है मेरी बात से? यस सर। चलिए, बट 9,000 रुपए में सामान बिक गया, था वो 10 का, था वो 10 का। क्या हम बोल सकते हैं कि लॉस सेलिंग प्राइस के अंदर है? नो, लॉस कहां पे है? मतलब सर प्रॉफिट लॉस बेवफा टाइप होते हैं, जो रईस होता है उसके पास चला जाता है। यहां पे रईस कौन था? कॉस्ट। तो प्रॉफिट किसके साथ शादी कर लिया? सेलिंग प्राइस साथ। यहां रईस कौन है? तो लॉस किसके साथ शादी कर लिया? आप समझ में आ गया सर? समझ में आ गया? तो आपके कुछ ऐसे दोस्त यार होंगे जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे, उन्हीं से चिपकते होंगे जाके, तो उनका नाम क्या रखना है आपको? प्रॉफिट लॉस। अंडरस्टैंडिंग? तो प्रज्ञा जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा आज। ये शायद मेरे 25-26 साल के तजुर्बे में पहली बार सवाल आया। बढ़िया सवाल था। इसलिए कहते हैं टीचर इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ लॉन्ग लर्नर। अब मैं अगले साल से इसको सो कॉल्ड अपने लेक्चर में घुसेड़ दूंगा, टीआरपी रेटिंग और बढ़ जाएगी। सर वो बढ़िया चीज बता दी है। प्रज्ञा जी मैं आपका नाम लूंगा, आप परेशान मत होइए, कॉपीराइट आप ही के पास रहेगा इसका जिंदगी भर। तो 8,000 रुपए का जो प्रॉफिट है बच्चों, ये किसका? सो कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग आउटशूट ब्रांच संतान है सेलिंग प्राइस की। समझ में आ गया? पापा के पास कार है, समझ में आ गया? गहने हैं, ज्वेलरी है, बिजनेस है, रियल एस्टेट है। मम्मी से आपने पूछा तुम्हारे पास क्या है? बेटा तुम्हारा पापा ही मेरे पास है। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस, बट लॉस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया? मतलब सर जिसको लॉस होगा वो सी से स्टार्ट होगा। कांग्रेस इज द एग्जांपल। समझ में आ गई बात? मजाक कर रहा हूं, क्लास में नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? चलिए भाई, लॉन्ग लिव प्रज्ञा जी, भगवान करे ऐसे भयंकर भयंकर प्रश्न लोग पूछते रहे। बहुत बढ़िया सवाल था, मजा आ गया मेरे को सुन के। तो प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस। अब आपसे असर्शन और रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। ये क्या हो गया? असर्शन। ये क्या है सर? ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। रीजन क्या होगा? प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस। अब 4 ऑप्शन आएंगे। आलू रबड़ी दोनों सही, आलू सही रबड़ी खराब, आलू सही है रबड़ी सही, और रबड़ी आलू के बारे में जिक्र कर रही है। समझ में आ गया? बोथ assertion and reasoning are true, both assertion and reasoning are false. Assertion is true but reason is false. Assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. तो आपको डी पे टिक करना है, तभी पनीर टिक्का खाएंगे मार्कशीट के बाद। समझ में आ गया? तो लॉस किसका साथी है? कॉस्ट का। प्रॉफिट किसका साथी है? सेलिंग प्राइस का। समझ गए इस बात को? तो बच्चों इसको लिख भी लें, एरो में ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी ड्रॉ कर लें, और इसको अंग्रेजी में लिख जरूर लें। Profit is a part of selling price, whereas loss is a part of cost price. झटपट फास्ट। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। और जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा करे तो भाई अप्रिशिएट करा करें लोग। मतलब अप्रिशिएट का मतलब ये नहीं कि 11 किस दे दिया करें उसको, मतलब फिर सोचने की चेष्टा जगाएं अपने अंदर कि भाई हम भी ऐसा कुछ पूछेंगे। और पूछ तब पाएंगे जब सुबह शाम सोचते रहेंगे आज सर की टांग कैसे खींची जाए। ठीक, टांग खींचने में तो लिटरली टांग पकड़ना खींच लें, मतलब कैसा सवाल पूछें कि सर फंस जाए, तब आपके दिमाग से अच्छे सवाल पैदा होंगे। चलते हैं बच्चों आगे। अगला शब्द क्या है बच्चों? एक्सपेंसेस। बड़ा मजेदार शब्द है। 99% स्टूडेंट्स मैंने ऐसे फेस किए हैं जो 11-12 तक पास कर जाते हैं, 100 में 100 नंबर ले आते हैं बच्चों। और उनसे अगर पूछ लो एक्सपेंस और पेमेंट में फर्क क्या होता है, यानी क्या फर्क होता है? एक ही तो होता है।
ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये वही बच्चे होते हैं जो 12वीं में 100 नंबर लाने के बाद भी ये सोचते हैं ये मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई वहां कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग है, वहां तोता टाइप टेस्टिंग नहीं, गिरट के चले गए और पास हो गए। ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, प्लीज ये मत बोलिएगा सर आप क्या बोल रहे हैं, हमने तो घर में ऐसा कुछ देखा ही नहीं सर कभी। पड़ोसी तार लगाने जाता है, हम उसको बोलते हैं हमारी वाली ना हटा देना। तो कहने का मतलब के टेक्नोलॉजी तो नहीं होगी, सबके घर में बिजली का कनेक्शन होगा। गॉट इट क्लियर? आपका इलेक्ट्रिक बिल आया, कितने रुपए का बिल आया? 20,000 रुपए का। सर इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया? बाथरूम में भी एसी लगा है ना, समझ में आ गया? सुबह पापा बहुत गर्मी लगती है तो वॉश बेसिन के सामने एक एसी लगवा दिया गया है ताकि ब्रश भी कर रहे हैं तो आंखें खुली रहे। इज दैट क्लियर? बस कमोड के बगल में एसी लगाना बाकी है अभी। तो इन दैट केस बाथरूम में भी एसी लगवाया हुआ, इसलिए 20,000 रुपए का बिल आ रहा है भैया। अब 20,000 रुपए का जब बिल आया तो अल्टीमेटली 4 ऑप्शंस वर देयर, पे करें कि ना पे करें, पूरा पे कर दें, थोड़ा ज्यादा पे कर दें, या विजय माल्या बन जाए। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऑप्शन डी इज हमने पेमेंट कुछ नहीं किया, पेमेंट कुछ नहीं किया। ऑप्शन सी इज कि हमने पेमेंट पूरा कर दिया। आई रिपीट चिल्ड्रन, पेमेंट पूरा कर दिया। इज दैट अंडरस्टूड? ऑप्शन ए पेड ₹19,000 एंड ऑप्शन बी पेड ₹24,000। सबको मेरे लिखे हुए ऑप्शंस नजर आ रहे हैं बच्चों? झटपट छापोफाई कर लें, फिर मैं इसके आगे का ज्ञान आपको देता हूं। झटपट लिख लें बच्चों, वेरी क्विकली, तुरंत लिख लें इसको, फास्ट। सो अब एक्सपेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, कॉस्ट ऑफ एनी शॉर्ट टर्म बेनिफिट डिराइव्ड बाय द बिजनेस। तो आपके ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी आपने भरपूर यूज की, बिल कितने का आ गया? 20,000 का। क्यों 20,000 का बिल आ गया? कटिया नहीं लगी थी, ऑफिस के बाथरूम में वॉश बेसिन के सामने एसी लगा था, मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया होगा, यस और नो? तो अगर आपने 20,000 की इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया बच्चों, तो आपको बेनिफिट कितने रुपए का मिला? 20,000 की इलेक्ट्रिसिटी को आपने यूज किया ना, तो आपको बेनिफिट कितने रुपए का मिला? 20,000, सिंपल एज दैट। ऑप्शन डी में आपने कितना पेमेंट किया है बच्चों? एक भी पेमेंट नहीं किया, तो आपका एक्सपेंस होगा ₹20,000। क्योंकि एक्सपेंस की डेफिनेशन में कहीं ये नहीं लिखा था कॉस्ट दैट वी पेड इज नोन एज एक्सपेंस। क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ एनी शॉर्ट टर्म बेनिफिट। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एडवांस मांग रहा है या इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के बाद पैसा मांग रहा है? यूज करने के बाद। और आपका बिल कितने का आया है बच्चों? 20,000 का। क्यों 20,000 का बिल आया? कटिया नहीं थी ना सर, क्यों 20,000 का बिल आया भाई? आपने यूज की है, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का खाए थोड़ा सा जो बेनिफिट मिला है। अरे यूज किया, एसी चलाया, बत्ती सब कुछ चलाया कि नहीं चलाया, तो आपको बेनिफिट मिला है। तो बेसिक टर्म्स बच्चों पढ़ने की यही जरूरत पड़ती है। आप दिमाग में सोचते हैं कुछ और रियलिटी में है कुछ और। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मौसा जी की वाइफ को क्या बोलते हैं हम लोग? मौसी जी या मासी जी। फूफा जी की वाइफ को बुआ जी या फूफी जी। चाचा जी की वाइफ को, भैया जी की वाइफ को, पापा जी की वाइफ को पापी। तो मामा जी की वाइफ मामी जी, चाचा जी की वाइफ चाची जी, फूफा जी की वाइफ फूफी जी। समझ में आ गया? पापा जी की वाइफ पापी जी नहीं होता ना, भावार्थ और शब्दार्थ में डिफरेंस है। तो मौसी, फूफी, भाभी चल जाता है, पापी नहीं चलेगा। तो वैसे ही बच्चों एक्सपेंस का मतलब ये नहीं होता आपने जेब से पैसे कितने खर्च किए। आई रिपीट, एक्सपेंस का मतलब ये नहीं होता आपने जेब से पैसे कितने खर्च किए। वो विशाल वाला एग्जाम्पल याद है सबको? याद है? कितने रुपए के गुड्स हमने वहां पे खरीदे थे बच्चों? 120। डिड वी सेल ऑल? नो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 95 वाले बिके थे। कितने के नहीं बिके थे? This 25,000 is called as what? Unsold। क्योंकि इन 95 वालों को आपने कितने में बेचा था? 135। तो सब बिक गए या 95 वाले बिके? 95।
सबने प्रॉफिट कमाने का मौका दिया या सिर्फ इन्होंने? सिर्फ इन्होंने। तो प्रॉफिट सिर्फ इन पे हुआ बच्चों की सब पे हुआ? सिर्फ इन पे हुआ है, सब पे नहीं हुआ। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो एक्सपेंस का मतलब क्या पेमेंट होता है? नो, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट डिराइव्ड। आप अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग पे गए, 200 रुपए ओला कैब वाले ने लिए। बात ये हुई थी आधे आप दोगे आधा आपका फ्रेंड देगा। जब ओला कैब वाले ने रोक दिया तो उसने 200 रुपए जीपे कर दिया और अभी आपसे उसने पैसे नहीं लिए। आप डांस करने लग जाएंगे, मेरी राइड तो फ्री हो गई। नो, आप पैसे कुछ जन्मों के बाद उसको दे ही देंगे, कुछ दिन बाद दे ही देंगे। स्टिल यू हैव नॉट पेड बट योर एक्सपेंस इज ₹100, दैट इज योर पार्ट ऑफ द शेयर। समझे कि नहीं समझे? आपके स्कूल की फीस कौन देता है बच्चों, आप या पापा मम्मी? मम्मी देती, पेरेंट्स देते हैं ना। मतलब तो आपके स्कूल की फीस दे तो पेरेंट्स रहे हैं, पढ़ कौन रहा है? कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, सारा दिन थोड़ा पढ़ते हैं सर, स्कूल में मौज भी करते हैं। अरे मतलब हु इज गेटिंग एजुकेटेड? आप लोग। तो पापा मम्मी ने जो कर्म किए आपके स्कूल की फीस को देने के, दैट वाज पेमेंट। बेनिफिट ऑफ एजुकेशन किसको मिला? आपको। तो आपके लिए एक्सपेंस है, पेरेंट्स के लिए पेमेंट है। समझ में आ गया? मैं एक दिन रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था फैमिली के साथ, 2-4 क्लास के बच्चे चले आए, सर हम भी खाएंगे, सर हम भी खाएंगे। उनको मैंने बोला भाई आप जाइए कहीं और खाइए, यहाँ मत बैठिए। एक बच्चा उसमें से रोटी चुरा भाग गया, दूसरा दाल से बड़ी कटोरी लेके चला गया, तीसरा जितना हाथ में चावल है उतना लेके चला गया। 450 रुपए की थाली थी, 399 का तो सामान पार करके चल दिए। पेमेंट तो मैंने किया बट पेट किसका भरा? उन दलिद्रों का जो लेके गए। तो उनके लिए एक्सपेंस और मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए पेमेंट। तो सबको समझ में आ गया पेमेंट और एक्सपेंस का डिफरेंस? पक्का? मेरे पास सैटेलाइट फोन है, 1.5 करोड़ रुपए का रिचार्ज होता है 1 साल का। एक स्टूडेंट आया कह रहा सर हम रिचार्ज करवा देते हैं, मैंने कहा चलो करवा दो। उसने 1.5 करोड़ रुपए का रिचार्ज करवा दिया। तो पैसे उसने दिए बट बात कौन करेगा? मैं करूंगा। तो एक्सपेंस मेरे लिए है, उसके लिए सिर्फ पेमेंट है। तो पेमेंट और एक्सपेंस में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? आपके घर में शीला और मुन्नी आती होंगी। अब ये कौन है सर? वही मेड सर्वेंट राजू ड्राइवर। उनके बच्चों की स्कूल की फीस आपके पापा मम्मी पे करते हैं ताकि वो भी अच्छी जगह पढ़ लिख लें कम से कम। तो योर पेरेंट्स आर डूइंग व्हाट चिल्ड्रन? पेमेंट। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक्सपेंस उनके लिए है, आपके पापा मम्मी के लिए एक्सपेंस नहीं है। आपके पापा मम्मी के लिए क्या है? पेमेंट। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? पक्का? हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल कंप्लीट होने दीजिए, एकदम पेट भर के घर जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। डी एग्जाम्पल समझ में आ गया? चलिए सी पॉइंट में क्या लिखा है चिल्ड्रन? पेमेंट इन फुल। यहां पे आपने पूरा 20,000 का पेमेंट कर दिया क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट भी 20,000 का मिला है चिल्ड्रन। तो आपका पेमेंट और एक्सपेंस दोनों कितना होगा? 20,000। तो अगर आपने अपने एक्सपेंस को पूरा पे कर दिया तो वही आपका एक्सपेंस और वही आपका पेमेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो पेमेंट के लिए इट इज नेसेसरी दैट मनी शुड फ्लो आउट। एक्सपेंस के लिए इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। इज दैट अंडरस्टूड? आपके फ्रेंड ने 500 रुपए का कलर खरीदा होली के लिए, 400 का तो आप ही ने लगा दिया, चपोड़ दिया दूसरों को। खर्च उसने किया था, पैसा पेमेंट उसने किया था, खर्च सॉरी बोल गया, पे उसने किया था, बट बेनिफिट किसको मिला होली खेलने का? आपको। तो एक्सपेंस आपका और पेमेंट उसका है। समझ गए? समझ गए? सी एग्जाम्पल में क्या लिखा है बच्चों? पेड हाउ मच? 24,000। तो सर यहां पे अब क्या होगा? यहां पे भी बच्चों एक्सपेंस विल बी ऑफ 20,000 और सर बाकी 4,000 अंडे देगा बैठ के? अंडे तो मुर्गी देती है। बाकी के 4,000 को बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? प्रीपेड। तो सर दोनों में कोई फर्क होता है? आज नहीं समझ में आएगा, अगले टर्म पे समझ में आएगा क्या फर्क होता है इसमें। तो जितने का बेनिफिट मिला दैट इज एक्सपेंस। जो एक्स्ट्रा पे कर दिया क्या उसका बेनिफिट मिला आपको? नो, वो एक्सपेंस नहीं है। तो सर वो एक्सपेंस कब होगा? आपने तो 4,000 दे दिए, लेट 4,000 रुपए की बत्ती सप्लाइड फ्रॉम देम, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। अंडरस्टूड दिस? 19,000 आपने पे किया बच्चों, स्टिल आपने इलेक्ट्रिसिटी कितने की एंजॉय की? 20। बच्चे कहेंगे एंजॉय तो ऐसे पूछे खाने जैसे सैंडविच में लगा के। आपको कितने पैसे अभी और देने हैं? सर देखते हैं, बाहर कहीं खड़ा होगा जरूर। तो इस 1,000 को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन?
आउटस्टैंडिंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो प्रीपेड हमेशा एक्सपेंस की वैल्यू के बाहर होगा और आउटस्टैंडिंग हमेशा एक्सपेंस की वैल्यू के अंदर ही होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बच्चों चारों एग्जाम्पल में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? हाँ सर, चारों आप ही ने लिखे हैं। क्या कॉमन नजर आ रहा है बच्चों? एक्सपेंस की वैल्यू इज सेम एवरी टाइम। तो क्या एक्सपेंस और पेमेंट एक ही चीज होता है बच्चों? नो। तो आउटफ्लो ऑफ कैश इज नॉट ऑलवेज एन एक्सपेंस। तो यहां पे आउटफ्लो कितना हुआ? कितना पैसा गया था? नील। स्टिल आपका एक्सपेंस कितना है? 20। यहां पे आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हुआ? 20। आपका एक्सपेंस 20। यहां पे कितने पैसे दिए थे आपने? 24, बट एक्सपेंस सिर्फ 20। यहां पे आपने कितने पैसे दिए थे? 19, बट एक्सपेंस स्टिल 20। तो आपने रेलवे का टिकट खरीद लिया। जिस दिन सो कॉल्ड ट्रैवल करना था, कोई प्रॉब्लम हो गई, आप ट्रैवल नहीं कर पाए, आपने टिकट कैंसिल भी नहीं कराया। टिकट कैंसिल भी नहीं कराया, तो आपने पेमेंट तो कर दिया पूरा का पूरा, बट क्या जर्नी का बेनिफिट मिला? तो क्या एक्सपेंस होगा बच्चों? तब क्या होगा सर? वही होगा जो मंजूर है, सौरभ सर होगा। सर जैसे, बस आने वाला है जैसे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लॉस। तो हर वो पेमेंट जिसका सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाए बच्चों, वी कॉल इट एज एन एक्सपेंस। और जिस पेमेंट का सेटिस्फैक्शन ना मिले, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉस। लॉजिक समझ में आ गया? हमारे मोहल्ले में एक आंटी है, अपने पति से लड़ रही थी एक दिन। तो मैंने पूछा आंटी क्यों लड़ रही है? कह रहे बेटा क्या समझाया, तुम्हारे अंकल को कभी टाइम के पाबंद है ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं अंकल, टाइम पे ऑफिस से आया करिए, घूमने उमने ले जाया करिए आंटी को। कह रहे बेटा घूमने की बात नहीं, नुकसान हो गया 20 लाख रुपए का। मैंने कैसे? कोई चोरी कर गया क्या? कह रहे नहीं, अभी तुमने सुना होगा एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, सब मरने वालों को 20-20 लाख रुपए मिला है। मैंने कहा हाँ, इनकी भी उसी ट्रेन में रिजर्वेशन थी, स्टेशन लेट हो गया उस दिन ये। समझ में आ गया? जोक था लॉस समझाने के लिए। कॉपी पाई कर लीजिए क्विकली चलो। तो एक आखिरी एग्जांपल देता हूं आपको इसका, फिर हमारा आज का अकाउंटेंसी का लेक्चर हो जाएगा समाप्त। वीडियो अपलोड हो जाएगा। हनुमान जी के भक्त हैं तो लाइक, पाकिस्तान के दुश्मन है तो कमेंट, ऐसी बकवास में करूंगा नहीं। तो आज मैं दिन में गया था घर वालों के साथ डिनर करने। रात को उन्होंने सपना देख लिया था कि हम रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलिए भाई। वहां पे उन लोगों ने आइसक्रीम खाई, कह आप भी खा लीजिए। मैंने कहा तुम लोग तो चाहते हो डायबिटीज हो, मर बना जाऊँ मैं, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिल जाए, तुम लोग करोड़पति बन जाओ। तो मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, सिर्फ पैसे दिए मैंने। तो वॉट आई डिड वॉज पेमेंट, what they enjoyed was expense। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, that's all for today।